हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बोर्ड एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत जुलाई 1830 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के कारण और उसके परिणाम क्या रहे। स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स दसवां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चार्ल्स दसवां कैसा शासक था? तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निरंकुश शासक और प्रतिक्रियावादी शासक किसे कहते हैं। तो निरंकुश शासक वैसा शासक जिसके हाथ में ही समस्त अधिकार होता है और वह जनता के अधिकारों को दमन करके यानी दबा करके अपने नियम को जबरदस्ती थोपता है और उसको जनता से या जनता की कठिनाई से समस्या से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो अपने नियम को जनता पर मनमानी तरीके से लागू करता है। आगे प्रतिक्रियावादी शासक वैसा शासक जो पुरातन व्यवस्था को ही बनाए रखता है, उसको नए सुधारों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो किसी भी तरह का पुराने नियम में कोई बदलाव नहीं चाहता है। वो हमेशा पुराने नियम को ही बनाए रखना चाहता है। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। जो चार्ल्स दसवां था वो फ्रांस में उठ रही लोगों में राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी जो विचार थे उसको भी दबाने का कार्य किया। कौन? चार्ल्स दसवां। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र के राह में भी कई गतिरोध उत्पन्न किए। चार्ल्स दसवां ने अपने शासनकाल में लोकतंत्र के राह में रुकावटें भी उत्पन्न की। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि पोलिग्ने को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो चार्ल्स दसवां ने। याद रखिएगा। पोलिग्ने कैसा शासक था? तो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। पोलिग्ने ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। देखिए, चार्ल्स दसवां के पहले फ्रांस का राजा लुई 18वां था। उसने फ्रांस में समान नागरिक संहिता बनाया था जिसमें अमीर और गरीब दोनों को मिलाकर साथ चलने का विचार था। लेकिन जब चार्ल्स दसवां ने पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया और वो सत्ता में आया तो उसने क्या किया? इस समान नागरिक संहिता को ही हटा करके उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की जिसमें उच्च कोटि के लोग आते हैं तथा उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। पोलिग्ने के इस कदम को उग्रवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। देखिए, जब पोलिग्ने ने समान नागरिक संहिता को हटा करके शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की और उसी को विशेष अधिकार देने का प्रयास किया तो जो उग्रवादी थे उन्होंने क्या समझा? क्रांति के विरुद्ध में षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उग्रवादियों ने पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसवां ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप जो चार्ल्स दसवां था इस विरोध की प्रतिक्रिया में क्या किया कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। जब जो उग्रवादी थे वो पोलिग्ने का विरोध किया तो चार्ल्स दसवां ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 गो अध्यादेश बनाया यानी नियम जारी किया और उस नियम के तहत उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, उसको दबाने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हो गया? 28 जून 1830 ईस्वी को। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दसवां फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 को आरंभ हुआ। चार्ल्स दसवां फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया और ऐसे फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर अर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई? तो अर्लियंस वंश को। इस वंश के शासक लुई फिलिप्स कौन था? अर्लियंस वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप्स था। उसने उग्रवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। जो लुई फिलिप्स था वह उग्रवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से ही सत्ता को प्राप्त किया था। अतएव इसलिए ही उसकी नीतियां उग्रवादियों के पक्ष में और संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब पढ़ना है 1830 की क्रांति का प्रभाव। देखिए, तो हम लोग जानेंगे इसमें कि 1830 की क्रांति का क्या क्या प्रभाव रहा। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की ही देन थी।
इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। तो जो 1830 की क्रांति थी उसी ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। देखिए, जो जुलाई 1830 की क्रांति थी इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, ना कि एक ही देश पर पड़ा। और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना यानी विचार धीरे धीरे जैसे यूरोप में ऐसा फैला कि यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग शुरू हो गया। यानी सब देश अपना अपना एकीकरण चाहने लगा। जो सब देश था यूरोप का, उसके अंदर एकीकरण की भावना जागने लगी और सबके मन में अपने देश के प्रति देश प्रेम और जागरूकता की भावना उठ खड़ी हो गई। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति यानी तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। देखिए, जो इटली, जर्मनी था उसके एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसके खिलाफ में राष्ट्रीयता के प्रभाव, जब लोगों में राष्ट्रीयता जग गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होने लगा और आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगा, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो आगे पढ़ना है सन 1848 की क्रांति। इसमें हम लोग जानेंगे कि 1848 की क्रांति की कारण क्या था और उसका परिणाम क्या रहा। तो आइए देखते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लुई फिलिप उदारवादी शासक था। तो उदारवादी शासक किसको कहते हैं? तो वैसा शासक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन, समानता और मानव अधिकारों को सबसे पहले प्राथमिकता देता है या मानता है, उसको उदारवादी शासक कहते हैं और इस शासन व्यवस्था को उदारवाद कहते हैं। परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। जो लुई फिलिप था वह एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में वीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में वीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो लुई फिलिप। और लुई फिलिप कैसा शासक था? तो एक उदारवादी शासक था। आगे चलते हैं। उसने वीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? तो 1840 में। वीजो कैसा शासक था? तो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। जो वीजो था वह तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, किसी भी तरह का कोई वैधानिक और सामाजिक या आर्थिक सुधारों का भी विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। जो लुई फिलिप था वो हमेशा अमीर वर्ग को ही साथ रखता था, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। जो वो पूंजीपति लोग थे उनको शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में भी किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। जो लुई फिलिप था उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य भी नहीं था और उसे विदेश नीति में भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। ऐसे में उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जिसके वजह से वीजो की आलोचना होने लगी, क्योंकि उस समय जो लुई फिलिप था वो वीजो को ही प्रधानमंत्री बना दिया था, इसलिए वीजो की ही आलोचना हो रही थी, शिकायत हो रही थी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ्रांस में सुधारवादियों ने भोज का आयोजन कब किया था? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। और किसके नेतृत्व में किया था? तो वह थियर्स के नेतृत्व में किया था। जगह जगह अवरोध लगाए गए, यानी रोक लगाया गया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों के नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई बल्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो जब लुई फिलिप सत्ता छोड़ दिया तो उसके बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो लुई नेपोलियन
बना। जब नेशनल असेंबली थी लुई फिलिप के गद्दी छोड़ने के बाद उसने 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? तो लामार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई बल्ला था। आगे चलते हैं। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का तो अंत हुआ ही, लेकिन इस क्रांति के बाद इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और भी जो सारे देश हैं ये सब भी प्रभावित हुआ। इटली तथा जर्मनी के उग्रवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। जो 1848 की क्रांति थी उसने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का तो अंत किया ही, उसके बाद ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। यानी ये भी सारे देश सब इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उग्रवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया। जो यहाँ उग्रवादी विचार के लोग थे इटली और जर्मनी के, उसने देखा कि जो जनता के असंतोष है उसको आगे बढ़ाया और एकीकरण का मांग किया जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। आगे पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी कि शुरू में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। वहाँ पर सभी राज्य जो इटली के थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। देखिए, इटली के एकीकरण में भौगोलिक समस्या तो थी ही, लेकिन उसके अलावा भी और कई समस्याएं थी। तो उसको जानेंगे कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित था। यानी कि इसका तो ये लोग एकीकरण का विरोध करते ही करते थे, क्योंकि उनका उस समय हस्तक्षेप था इटली में, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। जो इटली की राजधानी रोम थी वो भी किसके प्रभाव में थी? पोप के। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके ही नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां यानी समस्याएं भी मौजूद थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाले घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण के अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जो नेपोलियन का सैन्य अभियान था उसने इटली के नवजागरण और एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात यानी इटली पर विजय पाने के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया यथा यानी जैसे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन, ट्रांसपेरेंट। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। जो नेपोलियन था उसने इटली के यातायात व्यवस्था को भी मजबूत किया, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इटली के संपूर्ण शासन क्षेत्र था उसको एक शासन के अधीन किसने लाया? तो नेपोलियन ने। इस सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। देखिए, नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में, और वियना कांग्रेस कब आया? 1815 में। इसके द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? कि इटली को फिर से पुराने रूप में ही लाया जाए। इसी कारण इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन हो रहे थे। जो इटली था उसमें 19वीं शताब्दी में ही 1820 में ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन हो रहे थे। एक गुप्त दल था जिसका नाम था कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि कार्बोनारी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। तो कार्बोनारी का उद्देश्य क्या था? छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके वहां पर गणराज्य की स्थापना कर देना था।
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो जो मेजनी था किस दल से संबंधित था? तो कार्बोनारी से। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। जो 1830 की क्रांति हुई थी उससे इटली भी उसके प्रभाव से इटली भी बाकी नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। देखिए 1830 की क्रांति के बाद जब इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया था तो मेजनी था इन नागरिक आंदोलनों का ही उपयोग करके जो उत्तरी और मध्य इटली था उसको एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन इसके विरुद्ध किसने किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इसको दबा दिया। तब उसके पश्चात मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। आगे और नेक्स्ट लेक्चर में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।